स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल एक बार फिर फिजिक्स में वेक्टर्स के इस चैप्टर में आपका सबका स्वागत करता हूं। और हम जो भी वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने वेक्टर्स क्या है, कैसी क्वांटिटी है, ये सब पढ़ा। इसके अलावा हमने उनके टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के कैलकुलेशन भी किया। राइट, अब हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे को क्या इंपॉर्टेंट है, हमें वेक्टर्स में करना क्या है, देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या है। तो हमें सीखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब हमारे पास 2 और 3 वेक्टर्स हैं तो उसको ऐड करना हम जानना चाहिए। अब एडिशन के अलावा हमें सब्ट्रैक्शन भी सीखना है, हमें मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है। राइट, और देखा जाए तो चारों ऑपरेटर का नाम लिख देंगे तो डिवीजन के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे तभी। तो ये सब हमको सीखना है। मतलब क्या है, देखो कि अगर एक वेक्टर ये दिया हुआ है वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये दिया हुआ है वेक्टर बी, और आपको क्या दिया जाए, इनको ऐड करो, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो। तो क्या करें, मतलब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये कितना होगा। अगर सिंपल अलजेब्रा होता तो इसकी वैल्यू अगर 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 3 7 कर देते। लेकिन यहाँ अलजेब्रा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसे केस में हमको सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। राइट, फिर दूसरा हमें ये भी हो सकता है कि ये तो अभी सीधा परपेंडिकुलर है, ऐसा बताया जाए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आपको बताना है ए प्लस बी क्या होगा। एंगल, कोई उसके साथ एंगल बना रहा है तो भी हमको निकालना आना चाहिए। तो ये पहले हमारे सामने चैलेंज है एडिशन का, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम सबसे पहले क्या सीखना चाहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कि हम कोई वेक्टर दिया है ना, उसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। सपोज ये मतलब है क्या, ये बताता हूँ आपको। सपोज कोई वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। राइट, और हमको जो भी हम यूजफुल चीजें करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर को या इस तरीके का जो कुछ हमें दिया गया हो उसको हम एक्स और वाई दो कंपोनेंट इसका निकाल लेते हैं। अभी ये देखिए, ये वेक्टर एफ है 10 न्यूटन और ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसको किसी दूसरे के साथ जोड़ना प्रॉब्लम देता है। हालांकि इस बात को हम जब सीख जाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है, या फिर ये ऐसा कहिए ये एक वेक्टर है वेक्टर एफ, और ये वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इस वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। यानी ये वेक्टर को हम अगर ऐसा कर दें, सपोज कि इसका एक कंपोनेंट ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। तो एक्स में अगर ये कंपोनेंट ये ऐसा बन जाए कि ये एफ, इसकी कुछ वैल्यू अगर यहाँ आ जाए, एफ इक्वल टू सपोज कोई भी एक्स वाई जेड एक्स वैल्यू आ जाए, एक्स वैल्यू कोई आ जाए, और ऐसे ही इधर एक वैल्यू आ जाए एफ की, एफ इक्वल टू वाई, ऐसे कोई वैल्यू आ जाए, तो हम इस वेक्टर को फॉरगेट कर सकते, इस वेक्टर को इग्नोर कर सकते, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो एक्स और वाई एक्सिस में हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया। वैसे भी आप देखो ना, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसको फोर्स ऐसे लगेगा वो थोड़ा फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा। हम किसी सूटकेस को जब पुल करते हैं, आपने देखा होगा, हम जब कहीं ट्रेवलिंग को जाते हैं तो हमारे पास सूटकेस होता है, तो सूटकेस के साथ में आजकल हैंडल लगा रहता है, उसको पकड़ के हम खींचते हैं तो वो सूटकेस हमारे पीछे आ जाता है। जबकि सूटकेस को ना हम
हम सूटकेस के ऊपर फोर्स कैसा लगा रहे हैं, देखो सूटकेस में व्हील लगे हुए हैं सूटकेस में, और हम उसको इधर पुल करते हैं, इधर थोड़ी पुल करते हैं, हम इधर पुल करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाया पुल, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहे हैं। लेकिन ये जो सूटकेस है, सूटकेस इट मूव्स लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल में मूव करता है, डायरेक्शन ये है जबकि फोर्स का, लेकिन ये मूव ऐसे करता है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई तो भी फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, कभी कभी आप थोड़ा सा और एंगल बना दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो सकता है ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे। तो हमें कोई भी फोर्स जो कि, या कोई भी वेक्टर जो कुछ कुछ डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, तो उस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, और इस स्प्लिटिंग को कहते हैं अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं इसके थोड़ी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है वो मैं लिख देता हूं। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर in its components in x direction and y direction is called as resolution of vectors, resolution of vectors। तो हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिखा है ना, इन इट्स कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर प्रोसेस सीख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस सीख लेते हैं। सपोज कोई, ये मैं एक्स और वाई दो एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। और एक मेरे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन, और ये रहा इसका एक वेक्टर फोर्स, फोर्स का वेक्टर ये है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, और इसको मेरे को रिजॉल्व करना है। हमें टारगेट क्या दिया हुआ है, रिजॉल्व द वेक्टर f, resolve the vector f in its components in x and y direction, x and y direction, राइट। तो हम रिजॉल्व करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम इस पे क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये ए है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो स्टूडेंट आप एक, हम इसमें से ट्राइंगल बाहर ले लें, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी बाहर ले लें अगर, तो वो कुछ ऐसा है, ओ ए पी, और ये एंगल थीटा, यही तो है, ये बाहर ले लिया हमने। तो यहाँ पे आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है तो ये ओ ए क्या होगा, ओ ए, ये देखिए ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर कह दीजिए नहीं तो इसको, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो क्या आपको पता है ओ ए क्या होता है, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है ओ ए, हाइपोटेन्यूस क्या है ओ पी। तो ये ओ ए क्या आ गया, हेंस ओ ए इज इक्वल टू ओ पी cos थीटा
बोलो बराबर है क्या? फिर इसी में अगर अपन P की बात करें, यानी AP की बात करें, तो क्या हो जाएगा? तो हमको साइन थीटा पता होना चाहिए उसका। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H। तो P क्या है भाई? AP। H क्या है? OP। इसका मतलब AP क्या आ गया? AP इज इक्वल टू OP इंटू साइन थीटा। OA OP cos थीटा, AP OP साइन थीटा। इससे आपको पता चल रहा है कि दो कंपोनेंट कौन से बन गए? ये देखिए, OA उसका वैल्यू आ गई OP cos थीटा की वैल्यू, और AP की वैल्यू, और AP और OB इक्वल है, तो AP की वैल्यू जो होगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो इधर का खींच देंगे इसको, ये सेम होगा। तो वो क्या आ गया है? AP आया है, और वो ये होगा OP साइन थीटा। राइट? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इन द गिवन फिगर we have OA is equal to OP cos theta and OB is equal to OP sin theta। इन दोनों को आगे कैसे लिखना है? OA को हम लिख देंगे OA वेक्टर, और वो OP क्या है? देखो OP, O से P तक क्या है? वेक्टर F cos थीटा। OA हो गया वेक्टर F, OP की जगह वेक्टर F लिख दिया, तो F cos थीटा। यहाँ भी OP की जगह F लिख दिया, तो है F sin थीटा। तो OB क्या हो गया? OB is equal to F sin theta, right? Hence, component of vector F making an angle theta with horizontal, we have two components, F cos theta in x direction, in x-axis direction, and F sin theta in y-axis direction। So, components of vector F making an angle theta with x-axis are F cos theta and F sin theta। तो हमने अपने वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। राइट? तो मैं ये सब मिटा देता हूँ, और आप नोट कर लो ये सब वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन का फिगर बना देता हूँ। वो कंपैरिजन फिगर क्या है वो देख लीजिए, कि जब भी हमको ये एक एंगल F, मतलब फोर्स F वेक्टर दिया है जो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख देंगे F cos थीटा, ये हो गया F sin थीटा। तो ये दोनों फिगर एक जैसे ही माने जाएंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच। यानी दिस फिगर इज इक्वल टू दिस फिगर। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये फिगर इसके इक्वल कैसे हो सकता है? तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं उसको। ठीक, देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये क्या दिया है? F cos थीटा
ये क्या दिया हुआ है, एफ साइन थीटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो हम इसको इसको एक पैरेलल यानी स्क्वायर बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो ये पॉइंट से ओ से पी तक एक हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। तो जब ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा हुआ। ये अगर ओ ए पी, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, एंड इन ट्रायंगल ओ ए पी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या है, एफ कॉस थीटा का स्क्वायर, ए पी स्क्वायर क्या है, एफ साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एफ आपको पता ही होगा स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर और ओ पी इज इक्वल टू एफ। तो ओ पी इज इक्वल टू एफ, तो यही बन गया, यही ओ पी बन गया, इसको हम एफ कह सकते हैं। यानी इन दोनों के बदले ये आंसर आ सकता है, इसीलिए इसके बदले ये दो कंपोनेंट आ सकते हैं। तो जब भी आप कहीं कोई वेक्टर देखो जो जहां से भी एंगल बनाता हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा हो तो उधर आपको एफ कॉस थीटा लिखना है, उसके अपोजिट एफ साइन थीटा लिखना है 90 डिग्री पर। ये आपने करते रहना है, राइट। तो इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 1, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। राइट, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन को अपन। तो हमने जो देखा था वो यही था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं, दिस इज एफ कॉस थीटा, जो इधर एंगल है इससे इधर कॉस थीटा, और इट विल बी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, 10 कॉस 30 है ना। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3/2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया 5√3 न्यूटन। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, साइन 30, 10 इंटू 1/2 दैट इज 5 न्यूटन, राइट। तो ये दोनों इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गए, राइट। अब सवाल ये है कि वो सही आए हैं कि नहीं, अपन चेक कर सकते हैं, इन दोनों को हम चेक कर सकते हैं। सो एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यानी ओ पी स्क्वायर पढ़ा ना आपको, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर जो हमें निकालना है, ओ ए स्क्वायर ये 5√3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, 5√3 मतलब 25 इंटू 3 प्लस 5 25, it becomes 75 plus 25, so F square equal to 100 and F equal to 10 न्यूटन। तो इन दोनों को अपन पाइथागोरस से ऐड करके भी चेक कर सकते हैं कि वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हमें ये दिया हुआ है, सपोज 20 न्यूटन का फोर्स दिया है विच इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। इसके हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो स्टूडेंट वैसे तो हमने सब सीखा ही है और हम ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर देखें तो अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल नहीं बना रहा, अब एंगल कहाँ बना रहा है, वो वर्टिकल के साथ। तो हम एक्स और वाई दो एक्सिस बना लेंगे और वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, ये 45 डिग्री है। तो जिधर एंगल बनाया हुआ है, जिधर एंगल बनाया हुआ है जिस साइड में, उधर कॉस होगा, क्योंकि आपने देखा था पहले 30 डिग्री एक्स के साथ बना रहा था, उधर एक्स की तरफ कॉस था, अभी ये वाई की तरफ रहेगा। तो इधर कंपोनेंट क्या बन गया बच्चों, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा बन गया फिर, दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। जिधर जिधर एंगल दिया हुआ है वो कॉस बन जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, फोर्स कितना है 20, कॉस थीटा मतलब कॉस 45, 20 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 इज 1/√2, सो 20/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देख सकते हैं। एफ साइन थीटा इस बार, क्योंकि ये हमें थीटा जो दिया हुआ था उस डायरेक्शन में था। अच्छा ये 45 है तो दोनों तरफ एक जैसा ही होगा, हालांकि आज इस बार ये 20 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू भी सेम ही होती है 1/√2, so this is also 20/√2 आंसर। तो ये दोनों भी 20/√2 होंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20/√2 का स्क्वायर प्लस 20/√2 का स्क्वायर 400/2, 400/2, ये 200 400 आ गया एफ स्क्वायर की वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये वही फोर्स आ गया जो हमारा है दोनों को ऐड करने के बाद भी। तो इस तरह से आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, हमें कई सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा फोर्स लगे हुए होते हैं, तो हमें टोटल एक्स डायरेक्शन में फोर्स और वाई डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स है वो निकालना पड़ता है, तो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब कंपोनेंट की बात ना करते हुए सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
सपोज यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है 60 डिग्री पे 20 न्यूटन का, और एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है 30 डिग्री पे 10 न्यूटन का, राइट। और हमको बोला गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग इन x and y direction. Find the forces acting in x and y direction. x and y डायरेक्शन में फोर्सेस निकालिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं शायद। देखिए, तो हम और एक्स और वाई डायरेक्शन को बना लेते हैं पूरी तरीके से। ये 60 डिग्री पर है 20 न्यूटन, और ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है 10 न्यूटन, राइट। तो हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे पहले। 20 के कंपोनेंट क्या होंगे, देखो ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे होगा 20 cos 60, और फिर ये 30 का बना रहा है, तो ये भी उधर ही डायरेक्शन में cos होगा, तो ये हो जाएगा 10 cos 30। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये 20 जो न्यूटन का फोर्स है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 cos 60 होगा, ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में 20 sin 60, राइट। अच्छा, ये 10 न्यूटन के फोर्स का क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा 10 cos 30, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा 10 sin 30। ठीक है, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है और वाई डायरेक्शन क्या है हमको समझ में आ रहा है, तो हम लिख लेंगे वही। हेंस नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, ये भी उधर वो भी उधर, तो दोनों का टोटल कर देंगे 20 cos 60 प्लस 10 cos 30, तो क्या आ गया 20 cos 60 क्या होता है स्टूडेंट, इट इज 1/2 प्लस cos 30 होता है √3/2, तो 2 से 10 टाइम्स प्लस ये 2 से 5 टाइम्स 5√3, ये हो गया टोटल इतना न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे इसी तरह से, ऑल्सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू, अब ये ऊपर का फोर्स है ये नीचे का फोर्स है, तो ये ऊपर के फोर्स से नीचे का यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर और एक फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी आपको उचित लगे माइनस करना है, राइट। तो हम लिख सकते हैं, देखो इन वाई डायरेक्शन, वाई का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन थी, राइट। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर, तो 20 sin 60 में से माइनस कर देंगे 10 sin 30, 10 sin 30, 20 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, रख दिया, माइनस 10 30 माइनस 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 10√3 माइनस 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया -5, इतना न्यूटन, दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो इसका इस पूरे जो भी हमने ये जो डायग्राम देखा उसका फाइनल डायग्राम क्या आ गया, वो ये एक्स डायरेक्शन में 10 प्लस 5√3 इतने न्यूटन का फोर्स लगा है ये एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा है 10√3 -5 न्यूटन। तो इसका ये डायग्राम आ गया। अब चाहे तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दैट स्क्वायर, फाइनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो पूछा नहीं है, हमें सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछे थे,
फोर्सेस पूछे थे तो वही हमने सिर्फ निकाल के रख दिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हम आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। आप डिफरेंट तरीके के ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं कोई असाइनमेंट और डीपीपी बना के आपको जरूर भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।